इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ नॉर्थ कोरियन कमांडोज को साउथ कोरिया में घुसते हुए देखते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पार्क chung hee की हत्या करना। लेकिन प्रेसिडेंट के घर तक पहुंचने से पहले ही साउथ कोरिया की मिलिट्री उन पर जवाबी हमला कर देती है और इस हमले में उनकी यूनिट के आधे से भी ज्यादा मेंबर्स मारे जाते हैं और बचे हुए को पकड़ लिया जाता है। उनमें से एक से जब कोर्ट में घुसपैठ का कारण पूछा गया, तब उसने लाइव टीवी पर गर्व से कहा कि वो यहाँ प्रेसिडेंट पार्क chung hee का गला काटने आया था। उसी रात एक हिटमैन जिसका नाम कैंग इन चान था, उसे एक सरकारी अधिकारी की हत्या का मिशन सौंपा जाता है। कैंग अपने आदमियों के साथ उस पार्टी में पहुंचता है जहां वो अधिकारी मौजूद था। वो गार्ड्स को मारते हुए सीधा उस अधिकारी के कमरे में घुस जाता है और उसे चाकू मार देता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उसका पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। वो अधिकारी इस हमले में बच गया था, लेकिन कोर्ट में जब कैंग को पेश किया जाता है, तब अदालत अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उसे मौत की सजा सुनाती है। फांसी से एक दिन पहले एक हाई रैंक ऑफिसर जियांग उससे मिलने आता है। वो कैंग से कहता है, तुम्हारे पिता कमाल के तलवारबाज थे, उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो मुकदमे के दौरान भाग गए और कभी नहीं मिले। लोगों का मानना है कि वो नॉर्थ कोरिया चले गए। मुझे पता है कि तुम उनके आखिरी बेटे हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने मिडिल स्कूल के बाद कई बार नौकरी ढूंढने की कोशिश की। 2 साल में 12 बार आवेदन दिया, लेकिन हर बार असफल रहे। 17 साल की उम्र में तुम जिंडो गैंग में शामिल हो गए और अब हत्या के जुर्म में मौत की सजा काट रहे हो। जियांग कैंग को चाकू दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पिता ने अपराध ना किया होता तो आज तुम्हें मौत की सजा ना मिलती। वो कैंग से पूछता है, अगर तुम्हें अपना जीवन बदलने का मौका मिले तो क्या ये चाकू तुम अपने देश के लिए इस्तेमाल करोगे? कैंग चुपचाप बस उसे सुने जा रहा था। वो जियांग के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद 2 ऑफिसर्स उसे वहां से ले जाते हैं। इसी बीच हम एक और कैदी को देखते हैं जिसे आज फांसी होने वाली थी। हान को सबके सामने लाया जाता है और उसके गले में रस्सी बांधकर उसे फांसी दे दी जाती है। कुछ दिन बाद कैंग और 30 अन्य कैदियों को सिलमेडो आइलैंड ले जाया जा रहा था। उन्हीं कैदियों में हम हान को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। सफर के दौरान एक कैदी पास खड़े सैनिक से सिगरेट मांगता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वो सैनिक को कहता है कि अपनी बंदूक और बैच नीचे रखो और मर्द की तरह लड़ो। इतना ही नहीं, वो वहां मौजूद बाकी कैदियों को गालियां भी देता है, जिसके बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देख जहाज पर मौजूद कमांडर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। वो कैदियों से कहता है 3 गिनने तक अगर वो जहाज से नहीं कूदे तो वो उन्हें मार देगा। कैदियों के विरोध करने पर वो फिर से उन पर गोलियां चलाता है और इस बार जहाज पर ग्रेनेड फेंक देता है। इससे पहले कि ग्रेनेड फट जाए और सभी मारे जाएं, वो जल्दी से पानी में कूद जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जनरल जियोंग, जिसने जेल में कैंग से बात की थी, उनसे कहता है कि मैं एक सैनिक हूँ, लेकिन तुम सब मौत की सजा पाए हुए अपराधी हो, जिन्हें समाज किसी कचरे से कम नहीं समझता। लेकिन अगर हम एक जैसी वर्दी पहन लें तो हमारा लक्ष्य एक हो जाएगा। हम एकजुट होकर एक ही मिशन के लिए काम करेंगे। जब कैदियों को पता चला कि उन्हें नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की हत्या करनी है तो वो थोड़े घबरा जाते हैं। जियांग उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि ये ट्रेनिंग असली मिशन से कहीं ज्यादा कठोर होगी और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस दिन वो अपना मिशन पूरा कर लेंगे, वो दुनिया के सामने कोरिया के सबसे गौरवशाली सैनिक बनकर खड़े होंगे। यही नहीं, सरकार उन्हें ढेर सारे पैसे देगी और उन्हें समाज में सम्मान की नजर से देखा जाएगा। अब जो लोग तैयार हैं वो यूनिफॉर्म पहन लें। एक कैदी देखता है कि ये आइलैंड समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ से बाहर निकलने का ना कोई रास्ता था और ना ही कोई तरीका, इसलिए वो तुरंत वो यूनिफॉर्म पहन लेता है। उसे देखते हुए बाकी के कैदी भी उसे फॉलो करते हैं और अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स पहन लेते हैं। जे यांग उन्हें बताता है कि आज से वो कोरियन स्पेशल यूनिट 684 के सदस्य हैं। उनका मिशन है नॉर्थ कोरिया जाकर उनके राष्ट्रपति किम इल सुंग को मारना। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए सभी कैदियों को बेहद कठोर ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। उन्हें तैराकी और रस्सी का पुल पार करना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान अगर वो किसी भी टास्क को पूरा करने में असफल रहते या समय पर उसे पूरा नहीं कर पाते तो सिपाहियों द्वारा उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटा जाता था। ट्रेनिंग के दौरान मार खाना, दौड़ते रहना और लड़ने के लिए नए पैतरे सीखना, ये सब उनके डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। उन्हें सुसाइड करने के तरीके सिखाए जाते हैं ताकि पकड़े जाने पर वो देश के लिए खतरा ना बने। उन सभी के निशाने बहुत बेकार थे और जितनी बुलेट वो वेस्ट करते थे उन्हें शाम को उतने ही डंडों से पीटा जाता था। लेकिन इस ट्रेनिंग की एक बात अच्छी थी कि उन्हें भरपेट स्वादिष्ट खाना दिया जाता था, ऐसा खाना जो उन्हें जेल में कभी नहीं मिलता। शाम को सभी कैदी बिना शर्ट के बीच पर इकट्ठा किए जाते हैं। जियांग उन्हें बताता है कि मिशन के दौरान अगर आप पकड़े गए तो आपको बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा और हो सकता है कि आप अपने साथियों के लिए खतरा भी बन जाएं। ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छा ऑप्शन सुसाइड होगा। आपको तेज और सटीक तरीके से आत्महत्या करने वाले औजार दिए जाएंगे, लेकिन इन हथियारों का इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप इस ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाते हैं तो ये दुश्मनों को राज बताने के बराबर होगा और ऐसी गलती पूरी यूनिट की जान खतरे में डाल सकती है। इसलिए मिशन के वक्त आपको सतर्क रहना होगा। जियांग की बात खत्म होते ही वहां पर मौजूद सिपाही एक एक करके उन कैदियों की पीठ पर गर्म लोहे से निशान लगाना शुरू कर देते हैं
ताकि मिशन पूरा होने के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी पहचान की जा सके। जो कैदी इस दर्द को सहन नहीं कर पाते वो सीधा समुद्र के पानी में कूद जाते हैं। एक आदमी तो इतना डरपोक था कि वो गर्म सरिया छुआने से पहले ही भाग जाता है। आखिर में सिर्फ 3 सबसे मजबूत कैदी वो ये दर्द सहकर भी टिके रहते हैं। जियांग उनसे पूछता है कि इतना दर्द सहने के बावजूद भी उनके दिमाग में ऐसा क्या था कि वो बाकियों की तरह भागे नहीं। कैंग कहता है कि उसे नॉर्थ कोरिया जाकर अपना मिशन पूरा करना है। हान कहता है कि अगर कैंग ने किया तो उसे भी करना होगा। और गुंजे कहता है कि उसने सालों तक अपने गैंग मेंबर्स को लीड किया था, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब सुनने के बाद उन तीनों को 10-10 कैदियों के 3 ग्रुप्स का लीडर बना दिया जाता है। उस दिन के बाद वो ग्रुप ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि उनमें आपसी तालमेल बने। अगले दिन हान और कैंग के बीच एक बॉक्सिंग मैच कराया जाता है, जिसमें हान बुरी तरह पिटता है। उन्हें कितनी भी ट्रेनिंग दो, लेकिन आखिर में वो थे तो क्रिमिनल्स ही, इसलिए हान को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती और वो रात को कैंग को मारने जाता है। सारे कैदी उन्हें लड़ने के लिए उकसाते हैं और वे लड़ने ही वाले थे कि तभी गुंजे उनकी ओर एक नुकीला पत्थर फेंकता है। वो कहता है अगर लड़ना ही है तो लड़ो, लेकिन याद रखना अगर यहाँ किसी को कुछ हुआ तो उसकी सजा हम सबको मिलेगी। हान गुस्से में गुंजे पर भी हमला करता है, लेकिन गुंजे अपने एक ही वार में उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सभी शांत हो गए और उस रात कोई मारपीट नहीं हुई। उसी रात जियांग और बाकी 2 ऑफिसर्स जो और पार्क नॉर्थ कोरिया पर अपने हमले की योजना बनाते हैं। वो तय करते हैं कि वो उसी रास्ते जाएंगे जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरियाई सेना ने किया था। किम इल सुंग को मारने के बाद वे डिफेंस और आर्म फोर्सेस को भी निशाना बनाएंगे ताकि किसी को भी हम पर शक न हो कि ये काम हमने करवाया है। कमांडर पार्क कहता है कि जमीन के रास्ते नॉर्थ कोरिया जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। यही वजह थी कि शिंजो की यूनिट भी समय पर मिशन पूरा नहीं कर पाई थी। वो सुझाव देता है कि अगर वो समुद्र के रास्ते जाएं तो वो 1 घंटे में किम इल सुंग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी फोर्सेस इतने लंबे समय तक समुद्र में टिक पाएगी। जियांग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी प्लान है। अगले दिन जियांग उन्हें पानी के अंदर सांस रोकने और गोलियों से बचने की सख्त ट्रेनिंग देता है, पर कैदी ज्यादा देर तक पानी के अंदर अपनी सांस नहीं रोक पाते और जल्द ही ऊपर आ जाते हैं। उन्हें रस्सी के पुल को पार करके खाई पार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बताया जाता है कि हर ग्रुप को ये पुल 65 सेकंड में पार करना होगा। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। वो लोग जब पुल पार कर रहे होते हैं तब एक कैदी का हाथ रस्सी पर छूट जाने से वो नीचे गिर जाता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जब कैंग के ग्रुप का एक सदस्य थकान से आगे नहीं बढ़ पाता तब वो रस्सी से लटक जाता है ताकि बाकी लोग निकल सकें। पुल पार करते ही कैंग जब उसे लेने के लिए वापस लौटता है तब नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। उस रात जियांग उनसे कहता है कि एक जान बचाने के लिए वापस लौटना वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन सच ये है कि इससे बाकी सबकी जान जा सकती थी। अगर भविष्य में ऐसा मौका आए तो आज की घटना याद रखना। वो उस कैदी का अंतिम संस्कार करते हैं और अब बस 30 कैदी बचे हुए थे। उसी रात जब सब लोग आराम कर रहे होते हैं तब सर्जेंट जो उनके कमरे में आता है और उस घायल कैदी को खड़ा होने के लिए कहता है। वो समझ जाता है कि वो लोग उसे इस यूनिट से निकालना चाहते हैं। वो जो से कहता है मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं वापस जेल में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ रहकर खाना बनाऊंगा और सारे गंदे टॉयलेट साफ करूंगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। एक कैदी जो से कहता है कि अगर वो ये सारे काम करेगा तो हम अपनी ट्रेनिंग पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। सभी कैदी उसकी इस बात से सहमत थे, इसलिए जो उसे छोड़ देता है। आने वाले दिनों में वो सभी कैदी पूरी लगन से ट्रेनिंग में जुट जाते हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़कर सम्मानजनक मौत पाना चाहते थे। सख्त ट्रेनिंग और रेगुलर एक्सरसाइज से उनकी क्षमताओं में अब काफी सुधार आ चुका था। वो पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर बन चुके थे। यही नहीं, वो हर टास्क जिसे पूरा करते हुए अक्सर वो बुरी तरह घायल हो जाया करते थे, वो बड़ी आसानी से अब उसे पूरा कर पा रहे थे। जियांग उन्हें बताता है कि मैं नॉर्थ कोरिया 20 से भी ज्यादा बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी किम इल सुंग को मारने या उसके बेस को उड़ाने का सपना नहीं देखा। जिस मिशन के लिए आप यहाँ आए और इतना कष्ट सहा, अब उस मिशन को पूरा करने का वक्त आ गया है। कल रात आप सबको नॉर्थ कोरिया के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो उनका उत्साह बढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली रात सभी कैदियों को फिर से बीच पर इकट्ठा किया जाता है और उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए उन्हें इस मिशन की अहमियत के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर मौजूद बाकी सिपाही यूनिट 684 को सम्मान देते हैं, जिसके बाद उन्हें मिशन पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जियांग को सरकार की ओर से फोन आता है और उसे ये मिशन रद्द करने का आदेश दिया जाता है। ये सुनकर वो गुस्से से भर उठता है और तुरंत जो को आदेश देता है कि वो यूनिट 684 को वापस ले आए। जो बिना देर किए जल्दी से उन कैदियों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि इस मिशन को रद्द कर दिया गया है। ये आदेश ऊपर से आया है, इसलिए हमें वापस लौटना होगा। कैदियों को लगा कि ये कोई टेस्ट है, इसीलिए वो उनकी नहीं सुनते और आगे बढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते, वो लोग दोबारा हमें जेल में डाल देंगे। पर जो गुस्से में उन पर गोली चला देता है और उन्हें जबरन वापस लाया जाता है। अगले दिन जियांग बड़े अधिकारियों के पास जाकर मिशन के लिए नई तारीख तय करने की बात करता है, लेकिन लीडर उससे कहता है कि ये उसके हाथ में नहीं है। वैसे भी जिस खुफिया एजेंसी ने इस यूनिट को बनाया था उसे अब हटा दिया गया है, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
अब हम आइलैंड पर मौजूद बाकी कैदियों को देखते हैं जो ऑपरेशन रद्द होने से काफी नाराज थे। वो अब आलस और मनचाहे ढंग से ट्रेनिंग कर रहे थे। उनका खाना भी कम कर दिया गया था, जिसके चलते उन्हें भूखा रहना पड़ता है। उसी रात 2 सैनिक जो ऊब चुके थे वो तय करते हैं कि वो बैरक से निकलकर मेडिकल कैंप जाएंगे ताकि महिला डॉक्टर के साथ एक रात गुजार सकें। जब जो को पता चलता है कि यूनिट 684 के 2 सैनिक गायब हैं, तब वो ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को डांटता है और सभी सैनिकों को उन्हें ढूंढने का आदेश देता है। दोनों कैदी जब महिला डॉक्टर का रेप कर रहे होते हैं, तब उनमें से एक कैदी देखता है कि सिपाहियों को पता चल चुका है कि हम यहाँ पर हैं, जो उन दोनों को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन वो दोनों इतने डर चुके थे कि वो बाहर आने से भी मना कर देते हैं। वो समझ चुके थे कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए वो सुसाइड करने का फैसला करते हैं। उनमें से एक कैदी दूसरे के कहने पर उसे मार देता है। वो खुद को भी मारने वाला था कि तभी कुछ सैनिक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सर्जेंट उसे मारने के बजाय उसे बांधकर समुद्र के किनारे खड़ा कर देता है और यूनिट के बाकी सैनिकों से कहता है कि तुम्हारे साथी ने पूरी टीम को खतरे में डाला है, दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम सजा देने के बजाय आपको फिर से री एजुकेट करेंगे। सर्जेंट उस कैदी को मजबूर करता है कि वो अपने बाकी साथियों को गार्ड्स के हाथों बुरी तरह पिटते हुए देखे। गार्ड्स जब उन सभी कैदियों को मार रहे होते हैं, तभी कैंग गुस्से से बेकाबू हो जाता है और गार्ड से डंडा छीनकर उस कैदी को मार डालता है ताकि यूनिट की इज्जत बनी रहे। जियांग के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, कैंग उसे जवाब देता है कि आपने ही कहा था कि हर उस चीज को हटा देना जो यूनिट को कमजोर कर सकता है। ये हमारी यूनिट के लिए बांधा बन सकता था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। वो जियांग से कहता है कि हमें नॉर्थ कोरिया भेज दो, चाहे वहाँ उन्हें पीटा जाए या मार डाला जाए, लेकिन इस तरह सड़ते हुए मरने से तो बेहतर होगा। अगले दिन जियांग फिर से बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाता है और उन्हें बताता है कि यूनिट 684 के सैनिकों के साथ अपराधियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। मुझे इस ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। वो अधिकारी जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी समय एक पॉलिटिशियन जनरल ह्यून वहाँ आ जाता है। वो जियांग को बताता है कि देश अब शांति प्रस्ताव की ओर बढ़ रहा है। सेंट्रल एजेंसी द्वारा बनाई गई ये यूनिट अब किसी काम की नहीं। अगर प्रेस को पता चला कि इस यूनिट में मौत की सजा पाए हुए अपराधी शामिल हैं, तो वो हमें कायर समझेंगे और हमारे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जियांग जब जनरल ह्यून से बात करने के लिए उसके ऑफिस में आता है, तब ह्यून उसे कहता है कि इस समय नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को मारना ठीक नहीं। हम उन 30 अपराधियों के लिए 30 मिलियन लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जियांग वादा करता है कि ये पूरा मिशन सीक्रेट रहेगा और इस यूनिट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, पर ह्यून कहता है कि इस मिशन को बंद करना देश का फैसला है, ना कि मेरा। मिशन को सीक्रेट रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उन सभी कैदियों को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो मैं खुद किसी को भेजकर उन्हें मरवा दूंगा। अगर तुम लोग भी उस आइलैंड पर रहे तो तुम सब मारे जाओगे। जियांग ये सुनकर काफी निराश हो जाता है क्योंकि उन सभी कैदियों ने देश के लिए बिना रुके कठिन ट्रेनिंग की थी और वो आम सैनिकों से कहीं ज्यादा सक्षम थे, लेकिन फिर भी वो इन आदेशों को ठुकरा नहीं सकता था। अगले दिन जब सभी सैनिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी कैंग अपने साथी को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो आज भी उससे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि पहले करती थी। कैंग जब उन्हें अपनी माँ की फोटो दिखा रहा होता है, तब कमांडर जो उसे देख लेता है और उससे वो फोटो लेकर उसे फाड़कर फेंक देता है। कैंग गुस्से में उस पर हमला करने वाला था कि तभी जियांग अपनी गन बाहर निकालता है और उसे कैंग को देते हुए कहता है कि अपनी माँ से मिलने के लिए अगर तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो मार सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जियांग की बातों से कैंग का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद उसे एकांत कारावास के लिए भेज दिया जाता है। सजा खत्म होने के बाद वो कैंग को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे पानी लाने के बहाने उसे गेट पर भेज देता है। कुछ देर बाद जियांग पार्क और जो को सरकार से मिले आदेश के बारे में बताता है। जब उन्हें पता चलता है कि सरकार ने इस यूनिट को खत्म करने का फैसला लिया है, तब जो भड़क जाता है। वो कहता है सरकार इन सैनिकों के साथ नाइंसाफी कर रही है, अगर हम ये आदेश मानने से इनकार कर दें तो क्या होगा। जियांग कहता है अगर हमने ऐसा किया तो इन कैदियों के साथ हम भी मारे जाएंगे। जो कहता है कि मैं इन ट्रेन किए हुए सैनिकों को अपने हाथों से नहीं मार सकता। वो सरकार के इन आदेशों का विरोध करता है और मिशन से हट जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्क, जो नहीं चाहता था कि वो और उसके सैनिक मारे जाएं, वो सभी कैदियों को मारने का फैसला करता है। उसे लगा कि जो उसे ऐसा नहीं करने देगा, इसलिए वो जियांग से कहकर कमांडर जो को आइलैंड से बाहर भेजने के लिए कहता है। उनकी इस साजिश से अनजान अगले दिन जो जब आइलैंड छोड़ने के लिए किनारे पर पहुंचता है, तभी कैंग और बाकी के कैदी उसके पास आ जाते हैं। जो उनसे कहता है कि वो कुछ सामान लेने के लिए शहर जा रहा है, शाम तक वो वापस लौट आएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कैंग और उसके साथी ये जानते थे कि आज रात उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए वो बगावत करने की योजना बनाते हैं। रात होते ही जब एक सैनिक उन्हें चेक करने के लिए उनके कमरे में आता है, तब उसके वहाँ से जाते ही कैंग और बाकी सभी कैदी पार्क पर हमला करने की तैयारी में जुट जाते हैं और एक एक करके वहाँ पर मौजूद सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। पार्क को जब पता चलता है कि कैदियों ने सैनिकों पर हमला कर दिया है, तब वो बंदूक लिए अपने सैनिकों के साथ बाहर निकलता है, जिसके बाद उन लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है।
लड़ाई के दौरान कैंग जियांग के बैरक में घुस जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। कैंग उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे गेट के बाहर भेजा ताकि मैं तुम लोगों की बातें सुन सकूं। ये पता होते हुए भी कि ये सब होगा, तुमने ऐसा क्यों किया? जियांग जवाब देता है कि मेरा लक्ष्य तुम लोगों को सिर्फ ट्रेन करना नहीं बल्कि एक ऐसी यूनिट बनाना था जो देश की सेवा में हमेशा आगे रहे। लेकिन जब सरकार ने मुझे यूनिट को खत्म करने का ऑर्डर दिया तो मैं ऐसा नहीं कर सका, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। कैंग देखता है कि यहाँ कोई एक दूसरे को मारना नहीं चाहता, ये सब तो बस सरकार के आदेशों पर हो रहा था। कैंग जब बैरक से बाहर जा रहा होता है तभी जियांग खुद को गोली मार लेता है। जियांग के मरते ही कैंग फिर से अपने साथियों के साथ सेना के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। उधर जब गुंजे अपने सबसे अच्छे सैनिक दोस्त की मौत का शोक मना रहा होता है तभी पार्क पीछे से उसे गोली मार देता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ ही देर बाद पार्क को यूनिट के द्वारा घेर लिया गया। एक कैदी उससे पूछता है कि जब सर्जन जो उसके खिलाफ थे तो तुमने ये फैसला क्यों लिया? पार्क उसे जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे साथ हम लोग भी मारे जाते। यहाँ आते ही सरकार ने तुम सबकी पहचान मिटा दी थी। अगर तुम मिशन पूरा करके वापस लौट भी आते तो भी सरकार तुम्हें कभी नहीं स्वीकारती। उन्हें लग रहा था कि पार्क झूठ बोल रहा है लेकिन कैंग उन्हें बताता है कि पार्क की कही हर एक बात सच है। पार्क के कुछ करने से पहले ही वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। यूनिट 684 के सभी सदस्य देखते हैं कि उनकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। इस आइलैंड पर ऐसा कोई नहीं बचा था जो उनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके। कैंग और बाकी सभी कैदी सरकार के इस फैसले से काफी नाराज थे, इसलिए वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का फैसला करते हैं ताकि उन्होंने जो उनके साथ किया था वो समाज को पता चल सके। आइलैंड से निकलने के बाद बचे हुए 20 सैनिकों में से एक सैनिक बस में सवार आम नागरिकों को बंदी बना लेता है, जिसके बाद वो सभी सियोल की ओर रवाना हो जाते हैं। सरकार रेडियो पर अनाउंसमेंट करती है कि नॉर्थ कोरिया से आए हुए 20 टेररिस्ट कोरिया की सीमा में घुस चुके हैं। नागरिकों से दरखास्त है कि अगर वो कहीं नजर आए तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। ये सब सुनने के बाद वो लोग अब काफी गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि जिस देश की सेवा के लिए उन्होंने इतने दर्द सहे और खुद को सालों तक तैयार किया, उसी देश की सरकार ने अब उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया था। वो जब सियोल बॉर्डर पर पहुंचते हैं तब साउथ कोरियाई मिलिट्री द्वारा उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मिलिट्री उन्हें खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है, मगर वो लोग मिलिट्री की जरा भी नहीं सुनते, जिसके बाद मिलिट्री और उनके बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस मुठभेड़ में यूनिट का एक सैनिक मारा जाता है, जिससे उनका दुख और गहरा हो जाता है। वो जब ड्राइव करते हुए राजधानी पहुंचते हैं तब उनका सामना कोरिया की स्पेशल मिलिट्री से होता है। जो को जब खबर मिलती है कि यूनिट 684 राजधानी पहुंच चुकी है तब वो उन्हें बचाने के लिए तुरंत उस जगह पहुंच जाता है। वो कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि यूनिट 684 मिलिट्री फोर्स कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा गुप्त रूप से बनाई गई सेना की एक टुकड़ी है। लेकिन कैप्टन जो कि जरा भी नहीं सुनता और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। जब यूनिट के सैनिक देखते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता तो उनका हौसला टूट जाता है और वो राष्ट्रपति भवन जाने का प्लान रोक देते हैं। ली सांग हो, जिसके आदेशों पर इस यूनिट को बनाया गया था, वो जनरल ह्यून से कहता है कि अगर ये सच बाहर आ गया कि हमने कैदियों को इकट्ठा करके एक स्पेशल फोर्स बनाई और फिर खुद ही उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया तो देश में हड़कंप मच जाएगा। भलाई इसी में है कि दोनों ग्रुप्स के बीच फायरिंग होती रहे और हम उन्हें खत्म करके सच को यहीं दफन कर दें। वहीं दूसरी तरफ वो सभी सैनिक देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे। लोगों तक अपनी बात ना पहुँचाने का गम उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। अपने लोगों को डरा देख कैंग उनसे कहता है कि तुम लोग बस से उतर जाओ और उन्हें बताना कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती बंदी बनाकर इस बस को हाईजैक किया था। पर हान और बाकी के कैदी उसे छोड़कर नहीं जाते। हान कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसी मौत नहीं मरने वाले। ऐसा कहकर वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है, जिसके बाद मिलिट्री और उनके बीच फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी में कुछ सैनिक मारे जाते हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आखिरकार जब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता तब बची हुए यूनिट के सैनिक बस की दीवार पर अपने खून से अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि वो बेनाम नहीं है और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। खून खराबा और बढ़ने से रोकने के लिए वो सभी आम नागरिकों को रिहा कर देते हैं। वो अपने आखिरी पलों में एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गान गाते हैं और फिर ग्रेनेड से खुद को उड़ा लेते हैं। इस विस्फोट के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यूनिट 684 को एक आतंकवादी संगठन के रूप में पेश किया, जो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था। हम देखते हैं कि ली सांग हो के सामने ढेर सारी रिपोर्ट्स रखी जाती हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट सिलमेडो आइलैंड में हुई उन 31 कैदियों की गैर कानूनी ट्रेनिंग और उनके मर्डर के बारे में भी थी। पर ली उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ता, जिसके बाद वो रिपोर्ट इसी तरह सालों तक किसी सरकारी दफ्तर की अलमारी में पड़ी सड़ती रहती है। जो इस घटना के लिए खुद को जिम्मेदार और दोषी मानता रहा, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहा। साउथ कोरिया में मिलिट्री तानाशाही खत्म होने के कुछ साल बाद जो ने यूनिट 684 की सच्चाई मीडिया और जनता के सामने रखी। उसने न सिर्फ सरकार के इस काले राज को सबके सामने बेनकाब किया, बल्कि सिलमेडो आइलैंड पर ट्रेन किए गए यूनिट 684 के सैनिकों को देश की सेवा करने वाले नायकों के रूप में सम्मान भी दिलवाया।
2003 में इस घटना पर बनी फिल्म सिलमिडो की रिलीज होने के बाद दबाव के चलते कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2006 में इस मामले पर पहली आधिकारिक रिपोर्ट जारी की, जिसके चलते 2010 में उन सभी कैदियों के परिवार वालों को मुआवजा दिया गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।